हिंदू ससुराल में मुस्लिम बहू की पहली ईद। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे अपनी लालिमा समेटकर क्षितिज के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था। कैलाश के छोटे से लेकिन साफ सुथरे घर में एक अलग ही हलचल थी। रसोई से देसी घी और मसालों की सौंधी खुशबू आ रही थी। घर के एक कोने में कालीन बिछाकर फातिमा अपनी शाम की नमाज अदा कर रही थी। सफेद दुपट्टे से ढका उसका चेहरा इबादत के नूर से चमक रहा था। आज फातिमा का अपने ससुराल में पहला रोजा था। दूसरी तरफ उसकी सास कौशल्या रसोई में जुटी हुई थी। वो बड़े चाव से पकोड़े तल रही थी और साथ ही ताजे फल काट रही थी। बस थोड़ा सा चाट मसाला और डाल देती हूँ। बिटिया को चटपटा पसंद है। आज उसका पहला रोजा है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तभी फातिमा की नमाज मुकम्मल हुई। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर कालीन समेटकर उठ खड़ी हुई। आ गई मेरी लाडो, चल जल्दी आ, सूरज ढल गया है, इफ्तारी का समय हो गया है। देख, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद के आलू के गुटके और खजूर सजा दिए हैं। फातिमा पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में प्यार के आंसू थे। कौशल्या ने अपने हाथों से एक खजूर उठाया और बड़े प्यार से फातिमा के मुंह के पास ले गई। ले बेटी, अल्लाह का नाम लेकर अपना रोजा खोल। फातिमा ने रोजा खोला। जैसे ही उसने पानी का घूंट पिया, उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसने अपनी सास का हाथ थाम लिया। अम्मी जान, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसी सास मिलेगी। सच कहूँ तो मैं पहले बहुत डरती थी। डर? किस बात का डर बेटी? यही कि कैलाश जी हिंदू है और मैं एक मुस्लिम लड़की। मैं एक हिंदू परिवार में कैसे रहूंगी? क्या मुझे अपनाया जाएगा? क्या मुझे नमाज पढ़ने दी जाएगी? लेकिन अम्मी, आपने तो मेरा सारा डर एक पल में खत्म कर दिया। मैं तो कैलाश जी के प्यार के खातिर अपना धर्म तक बदलने को तैयार थी, ताकि आपके समाज में आपको नीचा ना देखना पड़े। तभी फातिमा के ससुर रामदीन और उसकी ननद कोमल भी वहाँ पर आ गए। बेटी, इस घर की चौखट पार करते ही तुम इस घर की इज्जत बन गई थी। धर्म बदलने से दिल थोड़े ही बदल जाते हैं। हाँ भाभी, और फिर हमें तो डबल त्योहार मनाने को मिलेंगे। अब दिवाली पर आप दिए जलाना और ईद पर हमें लजीज सेवई खिलाना। अम्मी, आपने तो मुझे धर्म बदलने के लिए कहा तक नहीं। आपने मुझे मेरे ही विश्वास के साथ अपनाया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। पगली, धर्म कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी इंसानियत होती है। तू मेरी बहू नहीं, इस घर की बड़ी बेटी है। और भला कोई अपनी बेटी का धर्म छीनता है क्या? फातिमा खामोश हो गई। उसकी नजरें सामने दीवार पर टिक गई थी, लेकिन उसका मन बहुत पीछे अतीत की गलियों में जा पहुंचा था। अम्मी, आज जब आप मुझे इतना प्यार दे रही हैं, तो मुझे अपना बीता हुआ कल याद आ रहा है। एक समय था जब मेरी हालत बहुत ही दयनीय थी। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अंधेरे कुएं में गिर गई हूँ। शहर की एक आलीशान कोठी, जहाँ सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फातिमा के लिए वो कोठी किसी कैद खाने से कम नहीं थी। फातिमा के पिता एक बड़े कारोबारी थे, लेकिन फातिमा की सगी माँ के इंतकाल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। फातिमा की सौतेली माँ हुमायरा देखने में जितनी ही सुंदर थी, दिल से उतनी ही कठोर। फातिमा उस घर की बेटी होकर भी एक नौकरानी का जीवन जी रही थी। उसी कोठी में एक नौजवान लड़का कैलाश भी काम करता था। वो कोठी के बगीचे और साफ सफाई का ध्यान रखता था। एक दोपहर की बात है, हुमायरा के चीखने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। ए फातिमा, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे रेशमी कपड़ों पर ज्यादा गर्म इस्त्री मत किया कर। देख, हल्का सा दाग पड़ गया है। अम्मी, वो मुझसे गलती हो गई। मैं बस। अम्मी मत कह मुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हुमायरा ने उस स्त्री से फातिमा का हाथ जला दिया। फातिमा दर्द से कराह उठी और जमीन पर बैठ गई। कैलाश जो बरामदे के पास गमले ठीक कर रहा था, ये सब कुछ देख रहा था। उसका खून खौल रहा था, लेकिन वो एक मामूली सा नौकर था, क्या ही कर सकता था। शाम को जब सब सो गए, फातिमा पिछवाड़े के छप्पर के पास बैठी अपनी चोट सहला रही थी। तभी कैलाश चुपके से वहां गया और उसके हाथ में एक छोटी सी कटोरी थी जिसमें बर्फ था। फातिमा जी, ये बर्फ लगा लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए कैलाश? अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। निकालने दे, मैं देख नहीं पाता कि वो आप पर इतना जुल्म करती हैं। आप इस घर की मालकिन हैं, फिर भी ये हाल। कैलाश ने धीरे से फातिमा के जख्मों पर बर्फ लगाना शुरू किया। फातिमा को उस बर्फ की ठंडक से ज्यादा कैलाश की हमदर्दी से सुकून मिला था। ये सिलसिला अक्सर चलने लगा। जब भी फातिमा को चोट लगती या उसे भूखा रखा जाता, तो कैलाश चोरी छिपे उसके पास खाना या दवा लेकर आता था। वक्त बीतता गया। उस हमदर्दी ने धीरे धीरे प्यार का रूप ले लिया। एक रात जब फातिमा बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि हुमायरा ने उसे अंधेरे कमरे में बंद करके रखा था, कैलाश ने खिड़की के पास आकर उसे आवाज दी, फातिमा,
फातिमा कब तक, आखिर कब तक तुम इस नर्क में रहोगी? तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। मैं क्या करूं कैलाश, आखिर मैं कहाँ जाऊं? मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। अब्बू भी अब अम्मी की ही सुनते हैं। मैं हूं ना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मेरा घर छोटा है, हम गरीब बेशक है, लेकिन वहां तुम्हें सम्मान मिलेगा और जिसकी तुम हकदार भी हो। मेरा परिवार तुम्हें सिराखों पर रखेगा। लेकिन कैलाश, तुम हिंदू हो और मैं मुस्लिम, भला ये कैसे मुमकिन है? दुनिया हमें जीने नहीं देगी। तुम्हारे घर वाले क्या एक मुसलमान लड़की को स्वीकार करेंगे? फातिमा, मेरे माता पिता ने मुझे इंसान से प्यार करना सिखाया है, मजहब से लड़ना नहीं। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हमारे विचार इस जात पात की बेड़ियों से बहुत ऊपर हैं। तुम मुझ पर भरोसा करो। फातिमा ने कैलाश की आंखों में वो सच्चाई देखी जो उसने आज तक किसी और की आंखों में नहीं देखा था। उसने अपना हाथ कैलाश के हाथ में दे दिया। उसी रात दोनों वहां से निकल गए। कैलाश फातिमा को अपने गांव ले आया और हिंदू रीति रिवाज के साथ सादगी से शादी कर ली। फातिमा की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए थे। कौशल्या ने उसे गले से लगा लिया। बीत गया वो बुरा वक्त बेटी, अब तो इस घर की रानी है, यहाँ तुझे कोई दुख नहीं पहुँचाएगा। अरे भाई, सब भावुक ही रहोगे या मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा? हैं? अरे बड़ी तेज से भूख लग रही भाई। कैलाश को देखकर माहौल का भारीपन अचानक से थोड़ा हल्का हो गया। भैया, आप तो बस खाने की सोचो। देखिए भाभी आज कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर तो यह हमेशा से है, पर आज इबादत का नूर इसके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही है। फातिमा शर्मा गई। कौशल्या ने सबका हाथ पकड़कर दस्तरखान यानी इफ्तार की मेज पर बिठाया। चलो अब बातें बंद और खाना शुरू। फातिमा, कल सहरी के लिए क्या बनाएगी तेरी अम्मी, ये अभी से बता दे। फातिमा मुस्कुराई। उसे एहसास हुआ कि खुदा ने उससे जो घर छीना था तो उसके बदले एक स्वर्ग जैसा परिवार भी दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। फातिमा के मन में एक इच्छा अभी भी दबी हुई थी, अपनी पहली ईद को अपने इस नए परिवार के साथ मनाने की खुशी, और साथ ही एक अनजाना डर भी था कि क्या गांव वाले इस मिलन को स्वीकार करेंगे। पहली ईद मेरे हिंदू घर में, या अल्लाह सब खैरियत रखना। इसी तरह दिन बीतते गए। रमजान का मुकद्दर महीना अपनी बरकतों के साथ गुजर रहा था। अब फातिमा को बेसब्री से ईद का इंतजार था, लेकिन उसके मन में एक कसक थी। वो सोचती थी कि इस बार शायद वो नए कपड़े ना पहन पाए, क्योंकि कैलाश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उधर कौशल्या के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहती थी कि अपनी बहू की पहली ईद को यादगार बना दे। कौशल्या गांव में अपनी सिलाई बुनाई के हुनर के लिए मशहूर थी। मेरी फातिमा बिटिया ने हमारे लिए अपना घर छोड़ दिया। क्या मैं अपनी बहू को ईदी में एक जोड़ा लिबास भी नहीं दे सकती? मैं अपने हाथों से उसके लिए ऐसा गाउन बनाऊंगी कि शहर की दुकानें भी फीकी पड़ जाए। कौशल्या ने चुपके से अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें एक कीमती रेशमी कपड़ा रखा था जिसे उन्होंने सालों से सहेज कर रखा था। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। जब फातिमा सो जाती या रसोई में होती तो कौशल्या अपनी पुरानी मशीन पर जादुई टांके लगाती। आरती भी अपनी माँ की मदद कर रही थी। माँ, ये शरारा स्टाइल है ना? भाभी पर ये आसमानी रंग बहुत खिलेगा। हाँ चुप रह, कहीं उसे पता न चल जाए ये उसकी ईदी है। आखिरकार ईद का चांद नजर आ गया। पूरे घर में उल्लास का माहौल था। सुबह सुबह फातिमा ने वजू किया और सफेद लिबास पहनकर अल्लाह की दरगाह में नमाज अदा किया। या अल्लाह, मेरे इस नए परिवार को हमेशा खुश रखना। इन्होंने मुझे जो इज्जत दी है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। नमाज के बाद फातिमा बाहर गई और उससे गले मिले। अम्मी, बाबूजी, कैलाश जी, आप सबको ईद मुबारक। तुम्हें भी ईद मुबारक फातिमा। आज तो घर में खुशबू ही खुशबू फैल गई। हाँ, आज शाम को हम सब छत पर जाकर चांद देखेंगे और मिलकर इफ्तार जैसा ही जश्न मनाएंगे। रात हुई। घर दियों और मोमबत्तियों से जगमगा रहा था। तभी कौशल्या एक सुंदर सा थाली लेकर आई जो मलमल के कपड़े से ढका हुआ था। बेटिया इधर आ, ये तेरी अम्मी की तरफ से छोटी सी ईदी है। जैसे ही फातिमा ने कपड़ा हटाया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थाल में एक बेहद ही खूबसूरत जरदोजी के काम वाला आसमानी रंग का ड्रेस यानी शरारा रखा हुआ था। ये इतना सुंदर ड्रेस अम्मी, ये आप कहाँ से लाई? भाभी, ये माँ ने कहीं से खरीदा नहीं है। पिछले 7 दिनों से उन्होंने अपनी आंखों की नींद कुर्बान करके इसे आपके लिए खुद सिला है। फातिमा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो दौड़कर कौशल्या के गले लग गई। अम्मी, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं इस लायक नहीं हूँ। पगली चुप हो जा इसे पहन कर आ। मुझे देखना है मेरी बहू कैसी लगती है। थोड़ी देर बाद जब फातिमा वो ड्रेस पहनकर बाहर आई तो मानो पूरा आंगन नूर से भर गया। वो बिल्कुल किसी शहजादी जैसी लग रही थी। वाह, आज तो मेरी फातिमा सच में चांद लग रही है। बाबूजी,
अम्मी, आपने मुझ मुस्लिम बहू को अपनाकर मुझ पर जो उपकार किया है वो मैं ताउम्र याद रखूंगी। इस समाज में जहाँ लोग मजहब के नाम पर लड़ते हैं, आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी। पगली, उपकार कैसा? सुन मेरी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब तो बाद में आते हैं। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है। जब तक दिल साफ है, खुदा और भगवान दोनों खुश है। और सुन, जब तू हमारे साथ बड़े चाव से होली खेल सकती है, दिवाली पर दिए जला सकती है, तो हम अपनी बेटी के साथ ईद क्यों नहीं मना सकते? बिल्कुल सही कहा। आज से इस घर में अल्लाह की इबादत भी होगी और राम जी की आरती भी। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, मजहब बांटने से नहीं। फातिमा ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। ईद का चांद बादलों की ओट से झांक रहा था, मानो इस खूबसूरत मिलन की गवाही दे रहा हो। उस रात उस हिंदू घर में सिवई की मिठास और दिलों की कड़वाहट खत्म होने की महक साथ साथ घुल मिल रही थी। ईद मुबारक हो मेरे प्यारे परिवार को। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। एक कमरे वाले गरीब बहू को मिला बड़े बंगले वाला ससुराल। शहर के सबसे बड़े और आलिशान बंगले में रहने वाला अखिल सिंघानिया अपने परिवार का सबसे अलग और सबसे बेफिक्र बेटा था। राज सिंघानिया, पूरा शहर जिनकी अमीरी और रुतबे से परिचित था, वो चाहते थे कि उनका छोटा बेटा अखिल भी उन्हीं की तरह बड़ा बिजनेसमैन बने। पर अखिल वो तो बिल्कुल उल्टा था। जहां उसके पिता बोर्ड मीटिंग में रोमांच ढूंढते थे, वहीं अखिल को रोमांच सिर्फ पहाड़ों, जंगलों और प्राकृतिक जगहों से मिलता था। अखिल फिर से गाड़ी लेकर निकल गया। ये लड़का एक जगह टिकता ही नहीं है। ये कोई घूमने फिरने की उम्र है? इसे मेरी कंपनी संभालनी है। ये फालतू जंगलों में फोटो खींचता फिर रहा है अभी। पापा छोड़िए ना उसे, घूमने दीजिए। दुनिया खोजने में कोई बुराई नहीं है। हाँ सासू माँ, अखिल तो बस हिरणों और बंदरों की फोटोग्राफी में ही बिजी रहता है। अरे तो क्या हुआ, कोई तो है घर में जिसे नेचर पसंद है। तुम सब दिन रात फोन में लगे रहते हो। बस मेरे सामने उसके पक्ष में कोई बात नहीं करेगा। आज लौटेगा तो देख लेना मैं क्या करता हूँ उसका। अखिल ने कभी घर की परंपरागत लाइफस्टाइल नहीं अपनाई थी। ना उसे महंगे कपड़ों का शौक था और ना ही बिजनेस की मीटिंग्स का। बस कैमरा, सफर और आजादी। और उसी आजादी की तलाश में वो इस बार निकल पड़ा था महाराष्ट्र के जनजातीय इलाकों में। अखिल अकेले गाड़ी चलाते हुए घने जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रहा था। उसका कैमरा उसके बैग में रखा था और आंखों में नए एडवेंचर की चमक थी। ये जगह बिल्कुल अनटच्ड है। वाह, कमाल है यार। यहाँ पर तो बहुत कुछ कैप्चर करने लायक है। पापा समझे ना समझे, लेकिन यही मेरी असली दुनिया है। बस्ती जैसे ही अखिल की गाड़ी देखती है तो लोग चौकन्ने हो जाते हैं। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर अंदर चली जाती हैं। कुछ आदमी हाथों में लाठियां पकड़ लेते हैं। कौन है ये? इस शहर का बाबू लगता है। कहीं सरकारी आदमी तो नहीं है? इसके हाथ में बैग है, इसमें क्या होगा? कैमरा है क्या? फोटो खींचना है? अखिल धीरे से गाड़ी से उतरता है और लोगों की तरफ बढ़ता है। नमस्ते, मैं बस फोटो खींचने के लिए आया हूँ। मैं कोई अधिकारी या पत्रकार नहीं हूँ। लेकिन गांव वाले घबरा जाते हैं। कुछ उसे घूर कर देखते हैं तो कुछ आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे उसे घेरने वाले हो। अखिल डर तो जाता है पर समझ नहीं पाता कि ये लोग इतने सतर्क क्यों हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए एक लड़की आगे आती है। हल्की सांवली, बड़ी बड़ी आंखें, बेहद आकर्षक लेकिन सरल चेहरा, पीठ तक जाती लंबी चोटी और पहनावे में सादगी पर बहुत ही खूबसूरत। रुकिए, ये आदमी खतरनाक नहीं है। तू कैसे कह सकती है? अहिल्या अखिल के कैमरे पर नजर डालती है। लेंस के ऊपर छोटे अक्षरों में लिखा था, वाइल्ड फोटोग्राफी एडिशन। देखो, इस पर लिखा है फोटोग्राफी। ये फोटो खींचने आया है, ना कि हमें नुकसान पहुंचाने। गांव वाले धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तुम पढ़ सकती हो? थोड़ा बहुत। गांव में एक बार मैडम आई थी सरकारी योजना के तहत, उनसे पढ़ना सीखा था। अखिल पहली ही नजर में उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास से मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं प्रकृति और लोगों की जिंदगी को कैमरे में कैद करता हूँ। आप अगर इजाजत दे तो मैं यहाँ रहकर कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ। तस्वीरें खींचेगा? क्या करेगा उससे? हमारे जंगल की तस्वीरों से? हाँ, पेड़, नदी, ये लोग, ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। मैं बस इन्हीं की फोटोज लूंगा। इसे रहने दीजिए, ये नुकसान नहीं करेगा। गांव के लोग सहमति से सिर हिलाते हैं और अखिल को थोड़ी राहत मिलती है। तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो शायद मेरा कैमरा ही नहीं बचता। और शायद आप भी नहीं। दोनों हल्का सा हंसते हैं। यही था उनका पहला जुड़ाव।
अगले कुछ दिनों तक अखिल गांव के हर कोने में घूमता है। अहिल्या अक्सर उसके साथ होती है, उसे रास्ते बताती, नदी दिखाती, पहाड़ी दिखाती। ये देखिए, हमारा सबसे पुराना बरगद का पेड़ गांव का गर्व है। बहुत सुंदर। मुझे तो ऐसा पेड़ शहर में कब से नहीं दिखा। हमारे यहाँ सब कुछ खुला है, जंगल, हवा, नदी। आप लोगों के शहर में ये सब है क्या? नहीं नहीं, वहाँ तो फ्लैटों में भी हवा किराए की लगती है। अहिल्या खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अखिल उसके हंसते ही उसे निहारने लगता है। अहिल्या अखिल को एक दो नहीं बल्कि कई अद्भुत जगहें दिखाती है। नदी किनारे नीले पत्थरों का रास्ता, पहाड़ी की चोटी जहाँ से सूरज उगता हुआ दिखता था, जंगल का हिस्सा जहाँ रंग बिरंगे पक्षी थे, मिट्टी के घरों की लंबी कतारें और वो पगडंडी जहाँ चलते हुए दोनों घंटों बातें करते हैं। तुम यहाँ की इतनी चीजें कैसे जानती हो? क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुई, यही बड़ी हुई। प्रकृति से प्यार तो हमारे खून में है। काश मैं भी ऐसी जिंदगी जी पाता। एक शाम अहिल्या अखिल को अपने घर लेकर जाती है। घर एक कमरा था जहाँ 7 लोग रहते थे। ये मेरा संसार है, छोटा है पर प्यार बहुत है। तुम लोग इतने छोटे घर में कैसे रहते हो? मजबूरी में जगह नहीं देखी जाती, दिल बड़ा होना चाहिए। घर बड़ा होने की जरूरत नहीं। ये बात अखिल के दिल में सीधी उतर जाती है। अखिल का दिल बदलने लगता है। वो सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि अहिल्या को भी कैमरे में कैद करने लगता है। कुछ हफ्तों बाद अखिल को वापस लौटना पड़ता है। अहिल्या उसे गांव के बाहर तक छोड़ने आती है। क्या आप फिर आएंगे? हाँ, अब तो शायद बहुत बार। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ जंगल और पहाड़ नहीं है, यहाँ तो तुम भी हो ना। अहिल्या शर्मा जाती है। अखिल उसके चेहरे की वो मासूम मुस्कान कभी नहीं भूलता। अखिल जैसे ही बंगले में दाखिल होता है, राज सिंघानिया का गुस्सा फट पड़ता है। कहाँ था तो? क्या कर रहा था तू जंगलों में? पापा, मैंने पहले भी तो कहा था ना। बस, आज के बाद कहीं नहीं जाएगा तू। बिजनेस संभाल, जिम्मेदारी सीख। ये हर महीने जंगलों में भागने का शौक खत्म कर अब। अखिल बेटा, पापा ठीक कह रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि अब मैं कोई ऐसा फैसला लेने वाला हूँ जो आपकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा हो तो सभी चुप हो जाते हैं। कौन सा फैसला? अखिल गहरी सांस लेता है, सोचता है और कह देता है, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है और लड़की उसी जनजातीय कस्बे की है। क्या कहा तूने? तू मजाक कर रहा है ना? हाँ? नहीं पापा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। गरीब घर की लड़की, एक कमरे वाले घर की। बेटा तू सोच ले, तो ये सीरियल लग रहा है। अब इस घर में जंगल की बहू आएगी। चुप रहो यार, देखो अखिल कितना सीरियस है। हम सिंघानिया हैं, शहर के सबसे अमीर खानदान में एक जनजाति लड़की बहू बनकर आएगी। क्या सोचेंगे लोग? लोग क्या सोचेंगे ये कभी आपकी चिंता रही है पापा? नहीं ना, मैं बस उससे प्यार करता हूँ। रूप, रंग, कपड़े, आदतें, बेटा सोच समझ कर फैसला ले। माँ, वो दिल की बहुत अच्छी है, मुझे बस आपकी हाँ चाहिए। घर में कुछ क्षणों का मौन छा जाता है। राज सिंघानिया के चेहरे पर कठोरता और पिता वाले दर्द दोनों थे। अगर तुझे लगता है कि तू खुश रहेगा तो ठीक है। अखिल के चेहरे पर चमक आ जाती है। तो हमें लड़की से मिलना होगा। मैं भी चलूंगी, देखना चाहती हूँ अखिल की ये गांव की परी। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे। एक लंबी कारों की कतार, महंगे कपड़े, सोने के आभूषण, शानदार सूट पहने लोग। जब कारें अहिल्या के गांव में रुकती हैं तो पूरा गांव हैरानी से भर जाता है। अरे देखो, मोटर गाड़ी, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। कौन लोग हैं ये? सबसे पहले कार से राज सिंघानिया उतरते हैं। उनके पीछे सुलोचना, विवेक, राधिका और आखिर में अखिल। अहिल्या के माता पिता दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं। ऐसी अमीरी उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। नमस्ते, अंदर आइए। नमस्ते, हम अपनी बहू के लिए आए हैं यहाँ पर। अहिल्या की माँ के चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों एक साथ था। अहिल्या धीरे से घर से बाहर आती है। उसने अपनी वही साधारण सी पारंपरिक ड्रेस पहनी थी, चेहरे पर घबराहट पर आंखों में चमक। हाय अहिल्या। नमस्ते। बहुत सुंदर है, पर बहुत देसी भी। देसी तो होनी ही थी, जनजातीय लड़की है। अहिल्या परिवार के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। बिटिया, तुम्हारा नाम अहिल्या है ना? जी। तुम्हें शहर पसंद आएगा? शहर तो कभी देखा नहीं, पर अगर अखिल वहाँ है तो मैं सब सीख लूंगी। ये सुनते ही सुलोचना का दिल पिघल जाता है।
सुलोचना अपने बैग से एक सुंदर दुपट्टा निकालती है जिसमें सोने का हल्का सा काम था। ये हमारे खानदान की परंपरा है। बहू को पहला दुपट्टा सास देती है। अहिल्या की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना मान, इतने बड़े लोग हमारी लड़की के लिए। जब लड़की अच्छी मिल जाए तो गरीब अमीर का फर्क नहीं देखा जाता। सोने के कंगन, मिठाई, साड़ी और शगुन का सामान दे दिया जाता है। गांव वाले हैरानी से देखते हैं कि इतने अमीर लोग एक साधारण लड़की का रिश्ता ले रहे हैं। अहिल्या के पिता दोनों हाथ जोड़ देते हैं। भगवान आपको खुश रखे साहब, हमारी बेटी का ध्यान रखना। जी बिल्कुल रखूंगा। गांव में पहली बार इतनी बड़ी शादी हो रही थी। महंगे कपड़े, फोटोग्राफर, लाइटिंग, सजावट, सिंघानिया परिवार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मुझे तो लग रहा था कि ये मॉडर्न मेकअप नहीं करवा पाएगी, पर कितनी प्यारी लग रही है। क्यों, गांव की लड़की सुंदर नहीं होती? शादी के बाद जब विदाई होती है तो अहिल्या की माँ उसे गले लगाकर रो पड़ती है। बेटी, अब तू बहुत बड़े घर जा रही है, वहाँ सब नया होगा, पर तू डरियो मत। माँ, मैं सब संभाल लूंगी। गाड़ी जैसे जैसे गांव से दूर होकर शहर की चकाचौंध में प्रवेश करती है, अहिल्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये कितनी ऊंची ऊंची इमारतें, लोग यहाँ कैसे रहते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपनी बस्ती में रहती हो, बस यहाँ घर जमीन से नहीं आसमान से जुड़े होते हैं। ये सब मैंने कभी नहीं देखा था। गाड़ी बंगले के सामने रुकती है। एक बहुत बड़ा गेट, चौकीदार, बाउंड्री में लंबी लंबी लाइटें, अंदर गार्डन और बीच में एक महल जैसा बड़ा बंगला। अहिल्या स्तब्ध रह जाती है। ये आपका घर है? अब हमारा घर। अहिल्या की आंखें भर आती है। बंगले में जैसे ही वो कदम रखती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा थिएटर रूम, जिम, चमकदार किचन, गेस्ट रूम, स्विमिंग एरिया, विशाल लिविंग रूम और कपड़ों के लिए अलग चेंजर रूम। अहिल्या चौंकती जा रही थी। इतना सब, इतने कमरे, क्या इतने में लोग खो नहीं जाते? हाँ, मैं खुद 2 बार रास्ता भूल चुकी हूँ। लेकिन अब तुम भी सीख जाओगी। अखिल उसे एक खूबसूरत कमरा दिखाता है। डबल बेड, बड़ी अलमारी, पर्दे, टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ नया। ये कमरा तुम्हारा है, अब ये तुम्हारी ही दुनिया है। अहिल्या को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं एक कमरे में 7 लोगों के साथ रहती थी और यहाँ एक कमरा बस मेरा। हाँ बिटिया, अब तुम हमारी बहू हो। यहाँ तुम्हें वही मिलेगा जो दूसरी बहुओं को मिलता है, सम्मान, प्यार और आराम। अहिल्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैंने कभी इतना बड़ा जीवन सपने में भी नहीं देखा था। और मैंने इतनी सच्ची लड़की कभी नहीं देखी। पूरे घर में ढोल और फूलों के साथ अहिल्या का स्वागत किया जाता है। बहू, ये आरती है, पैर आगे बढ़ाओ। सावधान, पहली बार पैर रखते रखते फिसलना मत। अरे चुप रहो, बहू डर जाएगी। अहिल्या पांव धीरे धीरे आगे रखती है। पूरे घर में उसके कदमों की लाल रंग की छाप पड़ती है। अब ये घर पूरा हो गया। रात को अहिल्या अखिल के पास बैठती है। आखिर मुझे नहीं पता कि मैं इतनी अमीरी में फिट बैठ पाऊंगी या नहीं। तुम जैसा दिल चाहोगी वैसी बन जाओगी। ये घर तुम्हें बदलने के लिए नहीं आया, ये घर तुम्हें अपनाने के लिए बना है। धन्यवाद इतना सब देने के लिए। ये सब तुम्हारा हक है। वो कमरे की तंगी से निकलकर बंगले की शान तक पहुंचती है, लेकिन उसने अपना दिल नहीं बदला, अपनी सादगी नहीं छोड़ी और अपने संस्कारों को ही अपनी असली पहचान बनाया।